नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के एक और गुलाम वंश के शासक के बारे में जिसका नाम इल्तुतमिश है। पहले हम 5 मिनट में इस टॉपिक को पूरा थ्योरी समझेंगे, फिर उसी से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो एसएससी जीडी 2026 और रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो आपको बता दें, इससे अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और आराम शाह के बारे में, जो 8 महीने तक आराम शाह गद्दी पर बैठा था। उसके बाद आते हैं गद्दी पर आपके इल्तुतमिश, जो 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन करता है। तो इसके बारे में कुछ हम जानेंगे। ये क्या करता है, 1211 में गद्दी पर बैठता है। इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1215 में तराइन के तीर्थ युद्ध में इसने यलदौज को पराजित किया था। तराइन के तीर्थ युद्ध में, तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था तराइन का फतह में कब हुआ था। 1191 में कौन जीता था? पृथ्वी सिंह चौहान। फिर आपको आता है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या करता है? जीतता है। अब तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा, यलदौज को पराजित करता है। कौन? इल्तुतमिश। कौन पराजित करता है? इल्तुतमिश। उसके बाद आते हैं, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद, लेकिन इसने क्या की? सुल्तान की उपाधि धारण की। उसका आते हैं, शासन बनने से पहले यह बदायूं का क्या था? सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से क्या की? दिल्ली की। लाहौर से क्या की? इसने अपनी राजधानी क्या की? लाहौर से दिल्ली की। इसने चांदी का टंका और तांबे का जितन प्रारंभ किया। इसने चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाना शुरू किए। और इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगंज में बनाया। इल्तुतमिश के पुत्र का नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद। इसका मकबरा इल्तुतमिश ने कहाँ बनाया था? सुल्तानगंज में बनाया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने का परंपरा चलाई। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इल्तुतमिश। उसके आते हैं, इसने 40 तुर्क सदस्यों का एक सलाहकार परिषद बनाया। इसने क्या कि 40 सदस्यों का एक सदस्य बनाया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा किसने 40 तुर्क सदस्यों का एक सदस्य बनाया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इल्तुतमिश। इसने गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। इसे गुलाम को गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। ये शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। तहक़ात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिन्हाज उस सिराज थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सदस्यों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। मतलब क्या होता है, 1240 ईस्वी में क्या होती है? 1240 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान क्या थी? इल्तुतमिश की पुत्र थी। इसको नाम गद्दी पर बैठा किसके बैठाता है? नसरुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाता है। उसके बाद आते हैं, रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर क्या कहती? रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के बाहर जाकर खड़ी हो गई थी। उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान। तो 1236 में 1236 ईस्वी में मर गए कौन? आपका इल्तुतमिश। तो 1236 से लेकर 1240 में कौन गद्दी पर बैठता है? रजिया सुल्तान। तो यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी जिस यह पुरुष के वती वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सदस्यों को पसंद नहीं आई। ये भारत की पहली महिला शासिका है जो भारत की पहली महिला शासिका है। कौन? रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1240 तक शासन की। इसलिए क्या करती थी? पुरुष के वती कपड़े पहनकर शासन करती थी। जो 40 जो सदस्य थे उनको अच्छा नहीं लगा। दिल्ली के मालिक याकूत के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध है। इसको बताया गया कि दिल्ली के जो याकूत थे, याकूत मलिक, उसके साथ इसका घनिष्ठ संबंध है।
रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका मुख्य कारण क्या था, इसका महिला होना। ये एक महिला हुई, नहीं तो ये बहुत अच्छी शासिका थी। एक महिला के कारण इसे कोई भी शासिका पसंद नहीं करता था। इतिहासकारों यानी एल्फिस्टीन का कहना है कि अगर रजिया महिला ना होती तो इसका नाम भारत के शासकों में दिया जाता। उसके बाद आते हैं इतिहासकार मिनहाज। इतिहासकार मिनहाज कहा कि भाग्य में उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। जो रजिया को एक प्रशासनिक गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए था। ठीक, मतलब कहने का मतलब है रजिया एक सुल्तान होने के लायक थी, बट भाग्य से उसने क्या पुरुष नहीं बना, वो लेडीज थी, बल्कि इसको चालीस दल ने विरोध किया था। उसके बाद आते हैं अब गद्दी पर बैठता है कौन, तो मैंने आपको यहाँ बताया 1211 से लेकर 1236 तक गद्दी पर बैठता है कौन, तो इतुतमिश के बाद 1236 से लेकर 1240 तक बैठता है गद्दी पर कौन, तो रजिया सुल्तान। अब आते हैं इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर कौन राज करता है, रजिया सुल्तान के बाद तो गद्दी पर बैठता है अब बहराम शाह क्या करता है 1240 से लेकर 1242 तक अब गद्दी पर बैठता है कौन, बहराम शाह। ये क्या थे, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 में दिल्ली के गद्दी पर बैठे। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सदस्यों द्वारा बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 में इसकी हत्या कर दी गई थी। अब उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है, अब उसके बाद गद्दी पर बैठता है कौन, अलाउद्दीन मसूद शाह क्या कहता है गद्दी पर बैठता है, जो 1242 से लेकर 1246 तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद आते हैं ये जो थे, ये दिल्ली की गद्दी पर 1242 में बैठा। यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम कित करवाया था। ये अपना अमीर हाजी गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया। बलबन के पंचतंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद की गद्दी पर बैठा दिया। अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान से देखिए, यहाँ पे पता है आपको कि बलबन के पक्षयंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में क्या होती है, अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान से पद से हटाकर क्या करते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो नसरुद्दीन मोहम्मद कौन था, तो इल्तुतमिश का क्या था, बेटा था, तो इसको गद्दी पर अब बैठाता है। तो गद्दी पर बैठाता है कौन, नसरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठता है। दूसरा मोहम्मद गद्दी पर बैठता है। अब देखो, अब इसके बाद पढ़ेंगे नसीर उद शाह जो 1246 से लेकर 1266 तक गद्दी पर बैठता है। यह एक मृत विक्रम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर क्या करता, अपना जीवन व्यापन करता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टोपी सिलकर अपना जीवन व्यापन करता था। इसने एक मुगल को चालीसा दल में स्थानीय दल या गुलाम बलवन था। इसके एक गुलाम को 40 दल में स्थान दिया। यह गुलाम कौन था, बलवन था। इसने बलवन की उलग खा की उपाधि दी। इसने क्या किया, बलवन को उलग खा की उपाधि दी। इसने समय बलवन की शक्तियाँ बहुत बढ़ गई थी। इसकी मृत्यु 1265 ईस्वी में इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन बना। इसकी मृत्यु के बाद क्या होती है, इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, गयासुद्दीन बलबन। यह दिल्ली के ग्रहों पर 1246 ईस्वी में बैठा। ये दिल्ली की गद्दी पर 1246 में बैठा और नसरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ में है। ठीक, तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ तक 1266 तक, जो 1266 तक मैंने आपको बता दिया कि 1266 तक गद्दी पर बैठा। अब इसके बाद बैठा है कौन, बलबन।
अब इसके बाद गद्दी बढ़ेगा बलबन, जो गुलाम उसका आखिरी शासक होगा। इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने आज दिल्ली सल्तनत की थ्योरी से इल्तुतमिश को अच्छे से समझ लिया। अब हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कोशिश करें कि हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से दें, फिर आंसर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शन है खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। तो आपको पता था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम को कौन था? इल्तुतमिश। तो ये गुलाम वंश का ही वंश का था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी कब संभाली? तो आपको मैंने बताया था 1206 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। तब नहीं, 1211 से लेकर 1206 में गद्दी पर बैठता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1211। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उसने कुतुब मीनार बनाई, ऑप्शन बी उसने शासन को गठित किया, ऑप्शन सी इसने युद्ध नहीं किया, ऑप्शन डी उसने कर समाप्त किया। तो मैंने आपको बताया था क्या? उसने दिल्ली सल्तनत के पहले शासक को संगठित किया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 40 दल का गठन किसने किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी बलबन। तो 40 दलों का गठन किसने किया था? आपको ऑप्शन आ जाएंगे राइट आंसर, इल्तुतमिश ने 40 दलों का बनाया था। क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नसरुद्दीन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? इल्तुतमिश की पुत्र थी। 6 नंबर प्रश्न है दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी मुमताज़, ऑप्शन डी चांद बीबी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी रजिया सुल्तान क्या थी? दिल्ली की पहला महिला शासिका थी। कब से कब तक शासन की थी? तो 1236 से लेकर 1240 तक शासन की थी। इसके 40 दलों ने क्या किया था? इसे मार दिया था। 40 दलों ने इसे मार दिया था। क्वेश्चन आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1211 से लेकर 1236, ऑप्शन बी 1236 से लेकर 1240, ऑप्शन सी 1240 से लेकर 1242, ऑप्शन डी 1242 से लेकर 1246। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन की। 8 नंबर प्रश्न है रजिया सुल्तान की हत्या किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी डाकुओं ने, ऑप्शन सी तुर्क अमीरों ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डाकुओं ने क्या की थी? 40 मिलकर डाकुओं ने क्या की थी? इसकी हत्या करती थी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 9 है बहराम शाह किसका उत्तराधिकारी था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी ऐबक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बहराम शाह जो था रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 10 है बहराम शाह का शासनकाल कब था? बहराम शाह का शासनकाल कब था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1236 लेकर 1240, ऑप्शन बी 1240 से लेकर 1242, ऑप्शन बी 1236 से लेकर 1240, ऑप्शन डी 1240 से लेकर 1266। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1242 से लेकर 1266। तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक कब बैठा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर
कुतुबुद्दीन 1200 से लेकर 1211 तक 1210 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद 1210 से लेकर 1211 तक कौन गद्दी पर बैठा? तो आराम शाह। आराम शाह के बाद 1211 से लेकर 1236 तक गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा। फिर 1236 से लेकर 1240 तक गद्दी पर कौन बैठा? तो रजिया सुल्तान। फिर 1240 से लेकर 1242 तक गद्दी पर कौन बैठा? तो आपका बहराम शाह। ठीक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, बहराम शाह को किसने हटाया? आपके ऑप्शन है जनता ने, ऑप्शन बी 40 दल ने, ऑप्शन सी मंगोल ने, ऑप्शन सी डी अंग्रेज ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 दल ने क्या किया? बहराम शाह को हटाया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अलाउद्दीन मसूद शाह किस वंश का था? आपके ऑप्शन है खिलजी वंश, गुलाम वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का था। अलाउद्दीन मसूद क्या था? गुलाम वंश का था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल कब था? अलाउद्दीन मसूद शाह, आपका ऑप्शन है 1242 से लेकर 1246, ऑप्शन बी 1246 से लेकर 1266, ऑप्शन सी 1236 से लेकर 1240, ऑप्शन डी 1206 से लेकर 1211। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1242 से लेकर 1240। तो मैंने आपको वहाँ बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 14, मसूद शाह को किसने गद्दी से हटाया? आपके ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बाबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बलबन ने क्या किया था? मसूद शाह को गद्दी से हटाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, नसीर उद मोहम्मद किसका पुत्र था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी मसूद शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? नसीरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का क्या था? पुत्र था। 16 नंबर क्या है, नसीरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल कब से कब तक था? आपके ऑप्शन है 1246 से लेकर 1266, ऑप्शन बी 1266 से लेकर 1287, ऑप्शन सी 1237 से लेकर 1240, ऑप्शन डी 1206 से लेकर 1211। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1246 से लेकर 1266। इसलिए टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। इसका इसी समय में बलबन क्या था? बहुत शक्तिशाली हो गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। क्वेश्चन 17 है, नसरुद्दीन के समय वास्तविक शक्ति किसके पास थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी बाबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बलबन के पास शक्ति थी। बलबन किस पद पर था? आपके ऑप्शन है सेनापति, वजीर या नायाब, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी वाजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वजीर यानी नायाब के पद पे था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन 19 है, इल्तुतमिश ने किससे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? आपके ऑप्शन है बहराम शाह, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी मसूद शाह, ऑप्शन डी बलबन। तो इसने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? रजिया सुल्तान को अपनी पुत्री को बनाया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 40 दल में कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। तो अब मैंने बताया था 40 दल में 40 सदस्य थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, इल्तुतमिश ने किस सिक्के को जारी किया? आपके ऑप्शन है रुपया, टंका, धाम या मोहर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टंका। इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या, रजिया सुल्तान ने किसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया? रजिया सुल्तान ने किसी ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है बलबन, याकूत,
ऐबक या बाबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, याकूत। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रजिया ने पतन को मुख्य कारण क्या, रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था। आपके ऑप्शन है मंगोल आक्रमण, तुर्क अमीरों का विरोध, ऑप्शन सी बीमारी, ऑप्शन डी अकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्क अमीरों का विरोध। 24 नंबर क्वेश्चन है इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी पटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कुतुब मीनार का पूरा किसने कराया। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन मीनार को पूरा कराया। इसने 3 मंजिला और बनाई। 2 मंजिला कुतुबुद्दीन ऐबक बना गया था, 3 मंजिला किसने बनाई, 3 मंजिला इसने और बनाई। क्वेश्चन नंबर है 26 नसरुद्दीन मोहम्मद किस प्रकार का शासक था। आपके ऑप्शन है विलासी, धार्मिक, युद्धप्रिय या क्रूर। आपका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक। नसरुद्दीन मोहम्मद धार्मिक शासक था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 है बहराम शाह का शासक कैसा था। आपका ऑप्शन है शक्तिशाली, कमजोर, स्थिर या लंबा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बहराम शाह का शासक बहुत ही कमजोर था। क्वेश्चन नंबर 28 मसूद शाह का शासन क्यों असफल रहा। आपके ऑप्शन है युद्ध हार गया था, ऑप्शन बी अमीरों का विरोध, ऑप्शन सी बीमारी, ऑप्शन डी धन की कमी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीरों का विरोध। इसी कारण मसूद शाह शासक क्यों इसीलिए असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 29 है इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब मिली। इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब मिली, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। आपको ऑप्शन है 1206, ऑप्शन बी 1211, ऑप्शन सी 1229, ऑप्शन डी 1236। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1229 में क्या होती है, इल्तुतमिश को खलीफा की मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी मसूद शाह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कौन, इल्तुतमिश था। ठीक, तो दोस्तों आज हमने दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश की थ्योरी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दोनों कवर कर लिए। अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के अगले शासक बलबन, जो कि बलबन है, उन पर एमसीक्यू लेकर आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।